हेलो बच्चों, कैसे हो आप। क्लास 12 का एग्जाम आ रहा है। बीएसटी आपका पहला पेपर होने वाला है। कमरे के अंदर बैठा हर एक बच्चा डर के मारे पसीने निकल रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मेरे साथ प्रतीक सर हैं, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं। वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि कैसे आपको अगले कुछ दिनों में बीएसटी को तैयार करना है। आपके मास्टर प्लान क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर के वेटेज हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, आप किस तरह से उसको आप पार्ट पार्ट करके अपनी तैयारी कर सकते हो। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और इन सारे वीडियोस के एंड में अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर हमें अभी भी दिक्कत आ रही है, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। प्रतीक सर से पूछना, सर आपके पास ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स है जिससे मेरे ये बच्चों की हेल्प हो जाए, आप मुझे बताइए। और सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हर बच्चे की हेल्प हो। आप ऐसा कुछ बताओ जिसमें हर बच्चा जो कहीं भी हो, किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो। कई बार बच्चे तैयारी कर लेते हैं साल भर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाते, काफी नर्वस फील कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट भी डाउन होता है। तो आपको जो कुछ भी लगता है, मैं चाहूंगा आप बच्चों के लिए कुछ बताइए। आइए स्टार्ट करते हैं प्रतीक सर से। सर जरूर सर। सर आज हम लोग बच्चों के लिए बहुत सारी बिजनेस स्टडीज के लिए ट्रिक्स लेकर के आए हैं और ये ट्रिक्स उनको बाकी सारे थ्योरीज पेपर में भी काम आ जाएगी। और बच्चे लोग जो कई छोटी-छोटी जगह के वजह से कुछ-कुछ छोटी-छोटी गलतियां होती है जिसके कारण उनका मार्क्स कम हो जाता है। आज अपन उन्हीं जगहों पे जहाँ पे उन्होंने छोटी-छोटी गलतियां करते हैं, उसी को पकड़ के उसको अपन थोड़ा-सा फिनिशिंग करके आगे लेकर के चलेंगे ताकि उनकी वहाँ गलतियां ना हो और मार्क्स बहुत अच्छे उनके इंप्रूव हो जाए। तो बच्चों ध्यान से हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, वीडियोस को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। आप अधूरा वीडियो देख के या फॉरवर्ड करके देखेंगे ना, तो आपको मजा नहीं आने वाला है। बहुत बेहतरीन सर है और हमारे एरिया के, हमारे क्षेत्र के बड़े नामचीन टीचर है हमारे साथ में। तो मैं प्रतीक सर से बोलूंगा, चलिए सर जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों के लिए। चलिए सर, चालू करते सर अपने जो जो भी अपने टिप्स है और मैंने कुछ उनके लिए ट्रिक्स लेकर के आए हैं कि जो बिजनेस स्टडीज को अपन एकदम एक्सेल कर सकते हैं, अपन बहुत अच्छे मार्क्स बिजनेस स्टडीज में इससे गेन कर सकते हैं। आइए सर, बताइए आपके लिए मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आए हैं जो अपन अगर बिजनेस स्टडीज में आपने फॉलो किया तो ये मेरा दावा है 100% सर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे सबसे पहली बात कि बच्चों को लगता है कि ये थ्योरी पेपर है और थ्योरी को इतना सारा याद कैसे करना है। तो बच्चा बच्चे लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं कि उन्होंने पूरा मगअप कर ले रहे बिजनेस स्टडीज को, जबकि ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि आप उनकी हेडिंग्स के ऊपर फोकस करो। जहां जहां पे हेडिंग्स है, हेडिंग्स बस आप ध्यान रखो और जो हेडिंग्स जैसे आपकी बुक में दी गई है हेडिंग्स को वैसे ही लिखो। बाकी अंदर का थोड़ा-सा इंग्लिश बना करके आप लोग लिख लोगे वो हमको पता है। लेकिन हेडिंग्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और हेडिंग्स को किसी तरीके से सारी हेडिंग्स आपको ध्यान रहनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे लोग हेडिंग्स पे फ़ोकस नहीं करते हैं और अंदर कंटेंट को मगअप करने की कोशिश करते हैं। तो मगअप ना करें, हेडिंग्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपको। अच्छा दूसरी बात, आप जो नोट्स बनाए हैं क्लास के अंदर में, वो नोट्स से ही आप उसको रिवाइज़ करो और लास्ट लास्ट में बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ मत करो। अपन क्या होता है कि जब अपन बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारी बातें फीड हो गई है। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठोगे, तो जब आप रिकॉल करोगे, तो आपका ब्रेन कन्फ्यूज़ होता है कि कौन-सी जगह से रिकॉल करना है। तो आप बेटर है जो स्टार्टिंग से मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल्स, उन्हीं पे फ़ोकस करें, बहुत सारे मटेरियल्स पे फ़ोकस ना करें। बच्चा आगे राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ मेजर। राइटिंग प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। कई बच्चों को लगता है हमको आता है और आगे बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ आने से नहीं बच्चा वहाँ लिख के देना पड़ेगा। वहाँ ओरल एग्ज़ाम नहीं रिटन एग्ज़ाम है। तो जब हम लिख के बताएँगे तब हमको वहाँ पे वर्ड्स कितने आ रहे हैं, नहीं आ रहे समझ में आएगा बच्चा। तो जितना हो सके आप लिख के प्रैक्टिस करें। आपको क्वेश्चन्स अगर आते हैं तो ट्राई टू राइट इट। लिखने से मालूम पड़ेगा कि बच्चा कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं और कौन से वर्ड्स जो फोकस करना चाहिए। ठीक है? तो लिखेंगे बच्चा तभी कुछ अपना आगे हो पाएगा। लिखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है। बच्चा आगे सबसे पहली बात आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। जब अपन रीड कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हो तो किस तरीके से पढ़ें? तो पहला बच्चा आप वहाँ फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर में। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने से क्या होता है कि इससे आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज़ एकदम एकदम क्लियर हो जाएँगे। एमसीक्यूज़ आप कहीं से रट्टा नहीं मार सकते।
एमसीक्यूज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है बच्चा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 20 में 20 कोई नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल बच्चा कॉन्सेप्ट पे फोकस करें और 20 आउट ऑफ 20 आपको आ जाएगा। बच्चा नेक्स्ट, आपको एनसीईआरटी बुक्स को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी को इग्नोर करके उनकी क्लासेस में जो भी मटेरियल्स बताए गए हैं उन लोग को उसको फॉलो कर रहे हैं। आप वो देखिए, अच्छी चीज है, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे और एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है हमको, ठीक है। बच्चा नेक्स्ट, सैंपल पेपर। आप जितना हो पाए सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि वही पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है। और कितने कितने वेटेज आपके किस किस मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको सैंपल पेपर से बहुत सारा आइडिया लग जाएगा उस पे। जब कंटिन्यूस प्रैक्टिस, आप जब कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीजें रिटेन रह पाएगी। आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप 4-5 दिन रुक गए तो उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। अगर अपन रिकॉल नहीं करेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं वो पीछे चल जाती है, वो धीरे धीरे इरेज होना चालू हो जाती है। तो जब कंटिन्यूस कोशिश करें कि उसको रिकॉल में हम लोग रखें वहां पे, ठीक है। चैप्टर को क्वेश्चन वाइज पढ़ लें, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो बाद में 4 दिन बाद 5 दिन बाद खाली क्वेश्चन कर लो उसके, तो वो चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं रह जाएगी। बट नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए मैंने लेकर के आया है कि आपका जो एग्जाम का टाइम टेबल है उसमें कितने कितने दिन का गैप बचा हुआ है, ठीक है। तो आपका बच्चा फिजिकल एजुकेशन जो है 17 को है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 4 दिन का गैप रहेगा। ये 4 दिन अगर अपन ने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो जब बहुत बढ़िया रिजल्ट अपन यहाँ पे ला सकते हैं। तो नाउ अपन यहाँ फोकस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। चलिए, यस, मतलब ये है अपना मार्क्स वाइज वेटेज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा आपको ये। यहाँ पे बच्चा पूरा एनालिसिस है आपका मार्क्स वाइज, है ना, कि चैप्टर्स को पूरे मार्क्स वाइज हमने यहाँ पे बांट के रखा हुआ है, ठीक है, कि 80 मार्क्स आपका कहाँ से कितने कितने वेटेज का होता है। ये पूरा एनालिसिस है बच्चा, पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए ये एनालिसिस किया हुआ है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो देखेंगे अगर आप यहाँ पे तो एक ही चैप्टर से आपके अराउंड 11 मार्क्स से क्वेश्चंस कवर होते हैं, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पहले करिएगा। जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं उस पर अपन पहले फोकस करेंगे और जो कम मार्क्स वाले हैं उस पर बाद में फोकस करेंगे। छोड़ना एक भी नहीं है, पूरे के पूरे अपने को अच्छे से करने का है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा मार्क्स वाला है उसको पहले अपन अच्छे से कर लें ताकि हमारे माइंड से बर्डन खत्म हो जाए। उसके बाद जो कम मार्क्स वाले हैं उस पर बाद में फोकस करेंगे तो भी काम चल जाएगा बच्चा। मतलब मैं सर आपसे ये पूछ रहा था, जैसे पार्ट ए और पार्ट बी है, अब बच्चों के पास तो केवल 4 दिन रहेंगे, तो क्या ये 4 दिन तक जब ये पढ़ाई करेंगे तो क्या पर्टिकुलर किस प्लानिंग बनाना चाहिए? मतलब जैसे आपने कहा मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो मैं भी बेटा बस सबसे पहले आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। प्यारा सब्जेक्ट है। आप जब 4 डेज में आओ घर में तो आप टाइम को उस तरह से पार्ट कर लो, आपके पास में एक ड्यूरेशन होना चाहिए कि मेरे को अगले 4 घंटे या 5 घंटे सबसे ज्यादा मेरे को फोकस करना चाहिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में। एक बड़ा चैप्टर है, तो आप जैसे आप पीई देकर आए या किसी बच्चे का पीई ना भी हो तो उनके पास अभी और भी थोड़ा समय मिलेगा, तो आप अपने नंबर्स में टाइमिंग के हिसाब से आप ज्यादा टाइम दो। मार्केटिंग मैनेजमेंट पर 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूम होगा। यू नो वेरी वेल कि जब आप घर से निकलोगे एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो तो आपको मालूम है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के 11 नंबर तो मेरे हो गए। वैसे कुछ जगहों पर सर ने लिखा है यहाँ 8 मार्क्स है, कुछ जगहों पर 7 मार्क्स लिखा है, 6 मार्क्स लिखा है। तो बेटा ये जरूरी है कि आपको अपनी पढ़ाई के टाइम टेबल को, टाइम मैनेजमेंट को आपके मार्क्स के हिसाब से ही रेशियो में रखना है। जैसे 11 है तो उसका रेशियो नंबर 1 आता है, उसके बाद 8 मार्क्स वाले, तो इस तरह से आप टाइम दो। सर मैं सही हूं शायद? एकदम तो बेटा आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो 4 डेज हैं उन 4 डेज में आप प्रॉपर क्या प्लान कर रहे हो। नर्वस नहीं होना चाहिए। सर मार्केटिंग मैनेजमेंट तो मेरे से नहीं बनता, बेटा कुछ नहीं करना है। आप बुक खोलो, 4 बार पहले बुक पढ़ लो, बुक की हर लाइन को सर ने पहले कहा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप बस बुक को पहले बहुत अच्छे से पढ़ो, फोकस पढ़ाई करो। बगल में मोबाइल रख लिया, वहां से मैसेज टिप्स आया दोस्त क्या कर रहा है, भाई पढ़ाई नहीं होगी। फोकस का मतलब होता है कमरे में तुम बैठे रहो, टेबल पर पढ़ाई करो, लेट कर मत पढ़ना। बगल में टेलीविजन चल रहा है तो उसको स्विच करा दो, बंद करवा दो, मोबाइल को दूर रख दो,
कंसेप्ट बेस का क्या मतलब होता है? जब आप पढ़ो तो आपका प्रॉपर पता चला, उस समय तुम यूट्यूब में कोई वीडियो देख देख के सोच रहे हो तो कंसेप्ट वहां क्लियर ही नहीं होगा। खुद पढ़ोगे, जितना ज्यादा रीडिंग करोगे, जितना ज्यादा आप खुद पढ़ोगे, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा। फोकस करो, ठीक है? तो ध्यान दो, ये बहुत वेटेज है आपके लिए, बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये काफी काम कर। सर कंटिन्यू। बिल्कुल सर। बच्चा नेक्स्ट यहाँ पे एक और एनालिसिस है कि सर आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं और उसमें कितना अपने को वहां पे लिखना है और कितना समय हमको वहां पे लगाना है। कई बच्चों को क्या होता है, जब एग्जामिनेशन हॉल में वो बैठे हैं तो उनके माइंड में जब पहला क्वेश्चन उन्होंने स्टार्ट किया, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने जब लिखे, तो उनको लगता है सर कि लास्ट क्वेश्चन तक जब पहुंचेंगे तो 2 क्वेश्चन छूट जाएगा लास्ट का, तो इन लोग हड़बड़ी चालू कर देते हैं। मेरे साथ भी होता था एग्जाम में, है ना? आपके साथ भी हो रहा होगा कि आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है बेटा, 34 क्वेश्चंस देना है। और बोर्ड एग्जाम कोरोना के बाद वाला टाइम है, बच्चे थोड़ा नर्वस भी होंगे क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो इस तरह का बोर्ड एग्जाम, हालांकि 10th भी आपने फेस किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक अलग सब्जेक्ट था, ये एकदम से नया है। तो आपके पास में टोटल 3 घंटे होंगे आपके एग्जाम में, जिसमें आपको 80 मार्क्स कवर करने हैं। टोटल 34 मार्क्स सर, 34 मार्क्स टोटल क्वेश्चन नंबर आप आएंगे, 34 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो किस तरह से सर ने कहा है, 20 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस 4 होंगे, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन 6 होंगे और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस 4 होंगे। तो आपको इस वेटेज को समझना है एग्जाम में कैसे। तो सर आप प्लीज इसको अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि बच्चा एग्जाम में जाने से पहले अगर मेंटल प्रिपेयर है कि मुझे ये 34 क्वेश्चन 3 आवर्स में कवर करने हैं, तो क्या उनको पहले एमसीक्यू करना चाहिए सर? अगर वो मान लीजिए उनके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि क्या एमसीक्यू हम बाद में कर सकते हैं, कई बार उनके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा शायद कि अगर मैं कंटिन्यू क्वेश्चंस बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 14, और कोई मेरे से क्वेश्चन मिस हो रहा है, तो अगर मैं उसको बैक में अगर बनाता हूँ तो उससे कोई मेरे मार्क्स में कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी। और सर एक और क्वेश्चन होगा शायद इन बच्चों का कि कितने बड़े 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कितना लिखना चाहिए, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को कितना लिखना चाहिए। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है प्रतीक सर, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली बात करता हूं तो उनके मन में ये बहुत दिक्कत आ रही है सर, डिफरेंसेस को कैसे लिखना चाहिए, बेस को किस तरह से लिखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इनके मन में चल रहे होंगे। तो प्लीज सर मैं इन बच्चों की तरफ से बोल रहा हूँ, बेटा आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कुछ क्वेश्चन सर को बनाकर दे रहा हूँ। तो सर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और पॉइंट वाले क्वेश्चन आते तो कितने पॉइंट इनके लिए बेहतर होंगे? क्या इनके मन में है ये 3 पॉइंट्स अच्छे हैं या 4 पॉइंट लिखने चाहिए? आप बताइए सर। चलिए सर बच्चा स्टार्टिंग से अपन चालू करते हैं, तो मैं वन बाय वन जो इनके मन में चल रहा है मैं उनके लिए वन बाय वन अपन कैसे लिखना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में जब आप पेपर चालू करें तो किस फ्लो में चालू करें, पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है, सेकंड कौन सा अटेम्प्ट करना है, और अगर नहीं आ रहा है एग्जाम में कोई क्वेश्चन तो क्या छोड़ देना है, सबसे बड़ा सवाल। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बेटा छोड़ना नहीं है, बीएसटी के पेपर में सर से तो मैं हाँ थोड़ी सा यहाँ आर्गुमेंट भी हो जाएगा, छोड़ना तो वही नहीं क्वेश्चन हाँ सर। बेटा छोड़ना बिल्कुल नहीं है, जो आए लिख के आना है। और राइटिंग पर ध्यान रखना है, जब कोई बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो एकदम छोड़ देता है, वो बहुत बड़ी गलती है। और कई बार वो अरे यार अब तो नहीं आ रहा है यार, कुछ भी लिखाते नहीं बेटा, बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में वहां पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना है और धीरे धीरे लिखना है और सुंदर भी लिखना है। मतलब टीचर को आपको बताना होगा, आप पहले बता के आ रहे हो यार मेरे को तो नहीं आता, मैंने तो छोड़ दिया, गलती नहीं करना भाई। समझो मेरी बात, हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। हाँ नंबर वाइज सर बताएंगे, वो मुझसे बड़े ज्यादा जानते इस चीजों के बारे में, मैं बिल्कुल चाहूंगा सर बताएं इस बारे में। चलिए बच्चा, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले सर क्या अटेम्प्ट करना है या कौन सा क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट करें, तो चाहे एक चीज अच्छे से ध्यान रखो, आप थोड़ा सा एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, चेकर, उसके माइंडसेट को समझो एक बार, ठीक है। अगर आपने पहले 2 क्वेश्चन वो वाले अटेम्प्ट कर लिए जो आपको बेस्ट आते हैं, है ना, जब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अगर अपन यहाँ पे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर लिए जो अपने को बेस्ट आते हैं, जिसमें कोई काट ही ना पाए मार्क्स, तो उसके बाद उसकी मेंटेलिटी कैसे होती है जो चेक करने वाला है, वो ये समझ से चेक करेगा कि आपको सब आता है ना, और वो मार्क्स काटने की कोशिश नहीं करेगा, ढूंढेगा नहीं जगह मार्क्स काटने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा 2 क्वेश्चन अपन ऐसे अटेम्प्ट करें जो अपने को बेस्ट आते हैं, कोई काट ही ना सके उसमें मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा सा कम अपने को आ रहा है उसके बाद अपन अटेम्प्ट करें और इसी फ्लो में अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखें कि पहले 2 क्वेश्चंस अपने को ऐसे अटेम्प्ट करना है जिसमें 1 मार्क भी आपका ना कटे, ठीक है। सेकंड बचा उसके बाद
एक क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है सर क्या सीक्वेंस वाइज लिखना जरूरी है? नहीं, सीक्वेंस वाइज लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहले 33 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आप वो अटेम्प्ट करो, फिर 34 का आ रहा है, आप वो अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 2 क्वेश्चन आप वो अटेम्प्ट करो पहले वाले जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो मैं ठीक है? बेटा यहाँ पर एक आपके लिए एक लाइन लेकर आ रहा हूँ, जो सर ने कहा शायद आप हो सकता है आपके मन में चल रहा हो क्वेश्चंस, जो उन्होंने कहा कि अगर आपको सबसे जो भी बेहतर आता है वो 34 क्वेश्चंस भी हो सकता है, वो 29 भी हो सकता है, वो 26 भी होता है, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है अगर आप वो लिखते हो तो उससे आपका वेटेज बढ़ता है, उसमें आपके आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है। और उस क्वेश्चन में अगर किसी टीचर को लगता है यार इसने बहुत अच्छा आंसर किया, मतलब ये बंदा प्रिपेयर्ड है, और वहां उसको 6 मार्क्स मिल रहा है, तो अगले क्वेश्चन में सडनली अगर आपने कुछ खराब भी लिखा है तो एकदम से 2 मार्क्स नहीं मिलता है। तो उनका कहना यह है कि आप सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि आप उन क्वेश्चंस को हैंडल करो, आप अपने परफेक्शन के हिसाब से। एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या करना है। तो बेटा जिसमें सबसे ज्यादा आपकी कमांड है आप उसको अच्छा कर लो। इसमें सर की मैं तारीफ करूंगा जो उन्होंने आपको बताया। इसमें होता क्या है, कई बार हम लाइन से लिखने के चक्कर में अपने जो वेटेज क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारी सबसे अच्छी कमांड होती है, वहां तक जब पहुंचते हैं तो थक जाते हैं या मन नहीं करता, या कई बार तो हम ऐसे हो जाते हैं कि नहीं यार बस हम निपटा देते हैं। तो हमारा जो खराब था वो तो बेटा खराब हो गया, और जो सबसे अच्छा वहां तक अपन पहुंच भी नहीं पाए, कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं या स्पीड के चक्कर में हमसे वो गलतियां हो जाती हैं। तो बेटा इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको ये पेपर में समझना पड़ेगा आपका कौन सा चैप्टर सबसे स्मार्ट है, कौन से चैप्टर के आप आंसर को बहुत अच्छा लिख पा रहे हो। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओ तो बिल्कुल सोच कर जाओ कि मेरे को स्टार्ट कैसे लेना है। इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा बार बार कि सैंपल पेपर को दो। अगर आपका 22 को पेपर है तो आप 20 को भी एक सैंपल पेपर जरूर दो। इससे आपको एक टोटल पता चल जाएगा कि मेरा कौन कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा है। तो सर ने बहुत अच्छी बात आपसे कही, सर मैं बिल्कुल आपके लिए कहूंगा कि आपको अपने वेटेज जो चैप्टर्स हैं उस पर बहुत फोकस रहना एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है सर। बिल्कुल सर। यस, तो जो सबसे पहले अपन जैसे सर ने बोला एकदम सही कि उन लोग जब पहले चेक करेगा कोई आंसर, सपोज जैसे सर ने बताया 34th नंबर का आपको सबसे अच्छा आता है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है? आप चालू किए फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक? वो आपका परफॉर्मेंस अगर सपोज फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता नहीं है या 2021 का आपको आता नहीं है, वो अगर वहाँ काट दिया, तो उसका इंप्रेशन आपका जो है उसके ऊपर खराब हो जाएगा। जहाँ पे 6 में 6 मिलने वाले थे लास्ट में अपने को, वो 6 में 4-3 देके छोड़ देगा। तो पहले ज़रूरी है अपन पूरे मार्क्स बटोर लें जितना अपने पास है ना? कि 6 में 6, 4 में 4 जितना आप उसमें ले लें, फिर जो कम आ रहा है उसको अपन फिर उसके बाद ट्राई करेंगे। चलिए, बेटा नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके मन में आता है कि सर कोई क्वेश्चन अगर सपोज़ ऐसा हो गया सर वहाँ ब्लैंक हो गए, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल प्रेशर ले बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल। है ना? तो वो ब्लैंक हो गए तो सर छोड़ दें, बचा नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ना है उसको, ठीक है? आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे रिलेवेंट बातें याद आ जाएगी। अगर आप 2 मिनट सोचोगे तो रिलेवेंट बातें याद आ जाएगी। एग्ज़ैक्ट अगर आंसर याद नहीं भी आ रहा है, तो कुछ तो रिलेवेंट आपको याद आ जाएगा और उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे अपन। एकदम सबसे लास्ट में वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे जो एकदम कम हमको सर वहाँ पे याद आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ध्यान दो सर की बातों को, और बिल्कुल इस वीडियो को आराम से देखिएगा, फॉरवर्ड मत कीजिएगा। बड़े गजब की इन्होंने बातें कही आज आपके लिए। यस। तो उससे क्या होगा बच्चा कि जब लास्ट में हम कोई आंसर लिख रहे हैं जो अपने को कम आता है या अपने को लग रहा है कि पूरा परफेक्शन से हमने नहीं लिखा है, बिल्कुल तो जब वो चेक करेगा एग्जामिनर लास्ट में, तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, मतलब पेपर खत्म हो गया। फिर कोई आगे इंप्रेशन गलत नहीं पड़ेगा आपका आगे वाले आंसर्स में, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये सब चीज़ों को समझना अपने लिए, ठीक है? सर उसके बाद जैसा कि कई लोग का क्वेश्चन रहता है सर डिफरेंस बिटवीन को कैसे अपने को वहाँ पे लिखना है? हाँ सर, राइटिंग स्किल पर बहुत बच्चे हाँ, कंफ्यूज होते हैं सर। एक्चुअली क्या होता है कि इन बच्चों के मन में बड़े क्वेश्चंस होते हैं। किसी बच्चे ने सिमिलर आंसर लिखा है, उसने भी वैसे ही आंसर लिखा है, प्री बोर्ड एग्जाम हुआ, इनके नंबर कट गए। हाँ, तो सर कई बार इनको अपने राइटिंग स्किल पर अभी प्री बोर्ड की वजह से और कंफ्यूजन आ गया होगा, क्योंकि ये तो सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा लिख रहे थे, फिर क्यों मार्क्स कट गए। हाँ, और ऐसा भी होता है कि एक स्कूल में किसी बच्चे ने वही आंसर लिखा और दूसरे स्कूल हाँ, में भी वही आंसर हुआ, क्योंकि ये लोग कई करेक्ट, ट्यूशंस वगैरह जो लेते होंगे। करेक्ट, तो सिमिलर आंसर पे उनको किसी स्कूल ज़्यादा वालों ने मिल रहा पूरे है। मार्क्स दिए और हाँ, किसी स्कूल से कम मार्क्स मिले। बिल्कुल। तो मैं समझाना चाहूंगा, हाँ, शायद सर भी बताएंगे इस बारे में। आपको इससे सोचना नहीं है, सीबीएसई का अपनी गाइडलाइन है, वो अपने हिसाब से कॉपी चेक करते हैं, सर उसको अच्छे से सर क्लियर कर वो पाएंगे। चीज़ से थोड़ा जो फ़र्क पड़ता है जैसे सर ने आपको बताया कि दोनों बच्चों ने सेम आंसर लिखा है, लेकिन एक को ज़्यादा मार्क्स है, एक को कम मार्क्स है। मतलब उसके पीछे एक छोटा-सा रीज़न होता है प्रेज़ेंटेशन और वो प्रेज़ेंटेशन जो बातें बहुत छोटी-छोटी प्रेज़ेंटेशन की, लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है।
सर जैसे प्रेजेंटेशन में आपको मैं अगर बोलूं कि अंडरलाइन करना, सर ये अंडरलाइन करने में कितना समय लगता होगा आपके हिसाब से? सेकंड लगते हैं बिल्कुल। 2-3 सेकंड, 4 सेकंड सेकंड, सेकंड हाँ उसके सर। ऊपर तो नहीं लगता। नहीं लेकिन बिल्कुल। सर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। वो सर पेपर ये में हाँ, सर ये अंडरलाइन को पेंसिल से खींचना कवर करना है या ब्लू पेन से कर सकते हैं? पेंसिल से, पेंसिल। बच्चों पेंसिल। ध्यान देंगे, पेंसिल का इस्तेमाल करना है आपको। जब भी आप अंडरलाइन करो तो पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, जब पेंसिल से अपन अंडरलाइन करें, अच्छा अंडरलाइन क्या-क्या करना है अपने को? अंडरलाइन जो आप हेडिंग्स लिख रहे हैं, हेडिंग्स को अंडरलाइन करेंगे अपन, ठीक है? और जो कीवर्ड्स लिख रहे हैं, बच्चा अगर आपने ये अंडरलाइन कर दिया ना, तो एग्ज़ामिनर बहुत अच्छे से, प्यार से और जल्दी आपके आंसर से चेक कर लेगा और डिटेल में नहीं जाएगा। और आपके मार्क्स जो कट सकते थे, वो नहीं कटेंगे। मतलब 60 आने वाले थे तो 70 हो जाएंगे, 50 हैं तो 60 हो जाएंगे, तो 10 मार्क्स बढ़ा देगा ये अंडरलाइन। गजब का है बेटा, नोट कर लो। यस, तो चाहे हेडिंग्स को और कीवर्ड्स को अपने को वहां पे अंडरलाइन करके चलना है, क्योंकि एग्जामिनर जितना डीप में आपका पेपर चेक करेगा उतना कोशिश करेगा उसमें गलतियां निकालने की। आप अगर उनको बता दोगे, उनके पास में जो आंसर शीट में आंसर लिखे हुए हैं, आपकी जो कॉपी में आंसर लिखा हुआ है उसमें कीवर्ड्स अगर सेम है और उनको बिना मेहनत के आप अंडरलाइन करके दिखा दिए, सर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो बिल्कुल टिक करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बच्चा इसमें आपको फायदा होने वाला है, मार्क्स गेन करने के लिए बहुत काम आएगा सर। ठीक है, मतलब उसके बाद अगर आपका लास्ट में टाइम बच जा रहा है, तो प्लीज वहां पे जो नीट एंड क्लीन आप नीचे स्पेस छोड़ करके, ठीक है, नीचे एक लाइन खींच देना कि ये आंसर यहाँ खत्म हो गया है, लाइक दिस। आपका जो भी आंसर खत्म हुआ है, अपन यहाँ पे कुछ लिखे थे, जहां आंसर खत्म हुआ एक लाइन खींच देना। ठीक है, ये एक नीट दिखता है वहां पे, और जो थ्योरी पेपर है वहां पे जितना आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है, उतना एग्जामिनर फील गुड होकर के मार्क्स देता है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट और, एक चीज और, कि पैराग्राफ को अवॉइड करें। आप जो भी आंसर्स लिखना चाह रहे हैं, ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स, क्योंकि पैराग्राफ सर लिखने में और पढ़ने में दोनों ही कठिन सर बहुत सारे बच्चे केस बेस वाले क्वेश्चंस में अटकते हैं, कई बार है। उनको हाँ, आंसर में कंफ्यूजन होता है। एक ही थ्योरी में उन लोगों को कई बार मैंने देखा स्टाफिंग है, तो फिर हाँ, किसी को दूसरा लग रहा है थ्योरीज हाँ, में, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर केस बेस की। ठीक, और बच्चों को ये मालूम है और शायद ये अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारा जो क्वेश्चंस आता है अभी सीबीएसई के अंदर में, वो केस बेस केस आते हैं। बेस आता तो सर आप इन बच्चों को केस बेस के से रिलेटेड कुछ बातें बताइए, मुझे लगता है इनको बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब केस बेस को टैकल कैसे करना है, वो अपन समझेंगे। ठीक है, कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसको लिखना है, वो अपन यहाँ पे एक बार लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब केस बेस को लिखने के लिए सब वैसे अपने पास आगे है भी केस बेस का, देखेंगे बच्चा। केस स्टडीज को अपन टैकल कैसे करें। ठीक, आपके पास केस स्टडी का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, 4 लाइन, 5 लाइन, 3 लाइन। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। सबसे लास्ट, सबसे पहला काम आपको ये करना है, आप ये देख लो कि वो क्या पूछा है। आप बस ये देख लो बच्चा कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, इतना बड़ा पढ़ने के पहले इसको इग्नोर करो, सबसे पहले देखो कि वो क्या पूछ रहा है। बच्चा यहाँ पे उसने पूछा है आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये देखते से आपके माइंड में एकदम से क्लिक होगा कि मैनेजमेंट वाली बात कर रहा है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जैसे आपके माइंड में क्लिक हुआ, वहीं से क्लिक हो जाएगा सर इंपॉर्टेंस वाली बात कर रहा है, और इंपॉर्टेंस के सारे पॉइंट्स आपके माइंड में आ गए। तो इससे एक फायदा होगा, आप डाइवर्ट नहीं होंगे, है ना। अब आप केस स्टडी पढ़ो तो आपके माइंड में क्या है कि खाली यहाँ पे जो बातें बताई गई है उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ही ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना है हमको। ठीक है, अब आप चालू करो केस स्टडी रीड करना। अब आप जब बच्चा यहां से रीड करोगे, तो आपको जो मार्क, जो आपका जहां रुकोगे, ठीक, अब आप वहीं पे रुकोगे जहां जहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, ये आपका समय बहुत बचाएगा, आप इससे डाइवर्ट नहीं होंगे, जहां पे फोकस करना है वहीं फोकस करेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होता है बच्चा, जब आप चालू करते हो स्टार्टिंग से रीड करना, जब आप यहां से रीड करना चालू करते हो, तो यहां से करते 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 आप बीच में कहीं घूम जाते हो, कहीं कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, जैसे कि सर ने बोला स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, ये थोड़ा सा, सॉरी, कंट्रोलिंग और आपका, हाँ, स्टाफिंग और सब सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कभी कभी बच्चों के माइंड में कि ये क्वेश्चन क्या इस चैप्टर का है, क्या इस चैप्टर का है। ठीक है, और केस स्टडी उन लोग डेवलप भी ऐसे करते हैं कि कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो जो अपने कंफ्यूजन लेने का नहीं है, होने का नहीं है। ठीक है, अपन बिल्कुल एक ही चीज ध्यान रखना, चालू करना है लास्ट से। ठीक है, उसके बाद आपके मार्क्स नहीं कट सकते, आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है उसने क्या पूछा है। हम यहाँ घूमेंगे ही नहीं,
हम यहाँ सिर्फ फोकस करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है और उसी के लिए पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे और वही लास्ट में आंसर लिख करके आएंगे। तो बेटा याद रखना कि आपको स्टेप में समझना पड़ेगा। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आता है तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको कंट्रोल करना है अपने आप को, धैर्य। आपको पूरे केस बेस को पढ़ने से पहले सर की बातों को ध्यान से नोट करेंगे। सबसे पहले नीचे में आपको ये देखना होगा, स्टेप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस चैप्टर के ऊपर में ये क्वेश्चन आया है। क्योंकि अगर आपने यही पकड़ लिया कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है तो आपको पूरे 12 के 12 चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो मेजर चैप्टर वो आपने पकड़ लिया। अब उस एक चैप्टर के अंदर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लाइक इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज और भी काफी सारे। तो पहला स्टेप होगा, आपको सबसे पहले ऊपर से यू नहीं आना है। नंबर 1 आपको निचले सिरे पे देखना चाहिए कि किस चैप्टर के ऊपर में ये केस बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। इससे आपकी कनेक्टिविटी, माइंड कनेक्टिविटी उस चैप्टर के साथ हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा पर्टिकुलर किस टॉपिक पे बात हो रही है। अब आपको पूरा आंसर फट से समझ में आएगा क्योंकि आप उस चैप्टर के पास चले जाओगे और वहां जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है वो आप यहां लिख कर आओगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज है इस जगह पे, तो प्लीज आप सर की बात को बड़े ध्यान से सुनिए। चलिए मतलब ये एकदम आप अपना लो, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, मतलब ये सब चीजें बहुत एनालाइज की हुई है, बहुत समय दे करके हम लोग ये सीखे हैं कि बिल्कुल 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 बेटा, कैसे एक होता है। आप सब जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है सारी चीजों को बनाने में, और ये काफी समय का अनुभव है जो सर के साथ हमने बात की। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए मतलब एक दो पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस करूंगा कि प्रेजेंटेशन के ऊपर में सबसे पहला एक चीज जो बच्चे सर कंफ्यूज हो या कैसे लिखना उनको नहीं आता, डिफरेंस बिटवीन। कई जगह उनको आता भी है लेकिन वो वहां पे शायद लिखते नहीं लिखते हैं, लेकिन इसका बहुत फर्क पड़ता है। मतलब जब भी अपन डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं, है ना, तो डिफरेंस बिटवीन को बच्चे यहाँ पे अपन यहाँ पे बेसिस बना के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी हेडिंग रहेगी, ये बहुत सारे बच्चों को पता है लेकिन लिखते नहीं है। नहीं बच्चों, बिल्कुल आपको हाँ ये, अगर आपने बेसिस छोड़ दिया तो आपके 6 नंबर में से 2 नंबर तो वहीं कट गए बेटा। हाँ तो फिर आप इतना अच्छा पढ़कर आए हो, और अगर आपको बेसिस में कोई दिक्कत होती है तो जो आप पॉइंट लिख रहे हो उसमें से कुछ आपको बेस बनाकर लिखना है। आपको अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हम भूल गए थे बेसिस को। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको पॉइंट्स याद हैं 1 2 3 4, तो जो पॉइंट आपने लिखा हुआ है उसी से एक रिलेट करता हुआ एक बेस आपको तैयार करना है। बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा सही हो। आपके पास जो भी पॉइंट है, सपोज के लिए मैंने नंबर 1 पॉइंट लिखा सपोज के लिए, और इस पर मैंने कुछ लिखा, यहां भी मैंने नंबर 1 लिखा। अब इसको बार बार अगर आप ध्यान से लिखते हो तो आपको कोई एक लाइन वर्ड मिल जाता है, वही आपका बेस हो जाता है। तो आपको बेस लिखना है, सही वो हो जाएगा। तो गलती मत करो, बिल्कुल बेसिस को मत छोड़ो। अगर ये छोड़ा तो 2 मार्क्स कट जाएंगे। 4 क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए तो 8 मार्क्स चले जाएंगे भैया, 1.5% लॉस हो जाएगा बेटा। और पहला पेपर है, बिल्कुल नेगेटिव मार्क्स नहीं आने चाहिए बच्चों। यस। और बच्चा सेकंड थिंग, बच्चा अटेम्प्ट फुल क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट करेंगे, एक भी क्वेश्चन अपने को नहीं छोड़ना है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन वहां छोड़ा, सपोज बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर ये नहीं आता हमने छोड़ दिया, बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन सपोज आपने छोड़ दिया, तो अब आपको कितने में खेलना है, 70 में। बाकी दुनिया 80 में जीत रही है खेल के, आप अपना गेम बहुत अपना कठिन कर लिए उसको। ठीक है, अब आपको 70 में अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, बाकी लोग के लिए इजी है कि वो 80 में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और आपको 70 में अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपके लिए चीजें कठिन हो जाएगी। तो प्लीज 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 आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको मिल सकता है। नहीं आ रहा है लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अटेम्प्ट करके आएंगे। तो बेटा समझ में आया कि अगर आपने 10 नंबर के क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप कभी ये नहीं सोच सकते कि मेरे को 72 मिलेगा। आपके मन में आएगा मेरे को 60 50 मिलेगा। अगर आपने पूरे 80 मार्क्स के अगर पेपर सॉल्व किए एग्जाम में तो बेटा आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि सीबीएसई के कुछ पेपर्स आज हुए 10th के, हमने पेपर्स देखे काफी इजी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो खुद पर विश्वास कर लो कि यार हमसे हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बच्चों। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत है, मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट करो नीचे में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप बिल्कुल पूछ सकते हो। प्रतीक सर को मैं फिर से बुला लूंगा और आपके आंसर्स भी मैं आपको दिलवा दूंगा। चलिए बच्चा, ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक, ये सारे बातें अगर अपन ध्यान से रखेंगे, कुछ बातें जो मैंने बताई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा उसको। ठीक है, ये सब अगर आपने कर लिया तो जब अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू प्रतीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद इस वीडियो से मेरे बच्चों को बहुत हेल्प मिलने वाली। बच्चों आपके होने वाले एग्जाम्स के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। दिल लगाकर पढ़ो, नर्वस नहीं होना है, और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं।
बेटा 2-4 नंबर कम ज्यादा होते रहेंगे, जिंदगी नंबरों से नहीं चलती है। नंबर्स तो सिर्फ एक जगह है, किसी के नंबर कम भी होते हैं, किसी के नंबर ज्यादा भी होते हैं। इससे आपको नर्वस नहीं होना है, आगे बहुत बड़ा आने वाला कल है बेटा, ये तो सिर्फ एक शुरुआत भर है। तो बच्चों बहुत दिल लगा कर पढ़ो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, अपने गुरुजन का आशीर्वाद लो। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो।